हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UXIS। माय नेम इज प्रणब सिंह और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग इंडियाज बॉर्डर, जियोग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स। आप देख रहे होंगे डे बाय डे हर दिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रहा है इंडिया के बॉर्डरिंग, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को लेकर। और ये पहली बार इंडिया अपने नेबर के साथ जो एक ऐसा डिस्प्यूट्स है वो नया नहीं है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, एवरी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया उसके साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज बना हुआ है। तो जो बॉर्डर इश्यूज हो उसके साथ टेरिटोरियल इश्यूज, ये सारा का इम्पैक्ट जियो पॉलिटिक्स पे पड़ता है। जब हम इंडिया के बॉर्डरिंग देखेंगे तो ये समझ में आएगा द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज साथ में उसके इश्यूज क्या है। तो ये जो लेक्चर है इट विल कंप्लीट गिव द आइडिया ऑफ रिगार्डिंग द नेबरिंग कंट्रीज, द बॉर्डर ऑफ इंडिया, एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स। अगर हम जियोपॉलिटिक्स टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम ग्लोबली देख रहे हैं भारत और चाइना का रिलेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है या कुछ डाइवर्जेंस है, साथ में अगर कुछ कन्वर्जेंस निकल कर आता है तो उसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा। जो रिसेंट में टेररिस्ट अटैक हुआ है भारत में पहलगाम पे, उसका इंडिया के बॉर्डर, इंडिया के पाकिस्तान के साथ तो असर जो हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। इसका जियो पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में जो कूप हुआ या बोल सकते हैं जो मिलिट्री ने एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक्शन लेकर ये सारा जो चेंजेस लाया, उसका असर भारत पे या जियो पॉलिटिक्स पे क्या होने वाला है। यही एग्जाम्पल हम म्यांमार के साथ देख सकते हैं। म्यांमार में इतना लॉन्ग रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ, लेकिन आफ्टर दैट द इम्पॉर्टेंट चेंज जो मिलिट्री कूप हुआ वहां पे, जो तख्ता पलट हुआ, उसका इम्पैक्ट भारत पे तो पड़ा ही, लेकिन साथ साथ में पूरे जियो पॉलिटिक्स पे। अगर श्रीलंका में क्राइसिस होता है तो उस पर भारत पे भी असर पड़ेगा, भारत के रीजनल पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा, भारत के जियो पॉलिटिक्स पे या ग्लोबल अफेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। So these all are the important and this is very important regarding for the GS2 as well as प्री। प्री भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में आप देखे होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड मैपिंग पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जरूर आते हैं। अगर यूक्रेन में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, रसिया में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके ज्योग्राफी मैपिंग से जरूर सवाल रहेगा। इसराइल हमास पे सवाल रहेगा, या अगर यूरोप में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टरबेंस है, वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस है, तो वहां से सवाल रहेगा। तो आप इस लेक्चर को स्पेसिफिकली मेंस के लिए तो रखना ही है, लेकिन यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्री के फैक्ट्स निकल कर आएंगे जो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी विल डिस्कस स्टार्ट विद द इंडियाज बॉर्डर। जब आप भारत की बॉर्डर की बात करते हैं तो वी नो दैट कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉर्डर भारत शेयर करता है, जिसमें चाइना, China is one of the important, Pakistan, Afghanistan, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। अब मालदीव्स, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। एवरी कंट्रीज के साथ हमारा कोई इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स है, लेकिन बहुत कंट्रीज ऐसे भी है जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। इंडिया प्ले इंपॉर्टेंट नेबर की रोल प्ले करती है और एक ब्रदर की तरह, बिग ब्रदर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत। अगर नेपाल, भूटान, श्रीलंका की हम बात करें, यहाँ तक बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवैम्प करने में भी, श्रीलंका के इकोनॉमी को रिवैम्प करने में भी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट योग। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंपॉर्टेंट कोट तो पढ़ा होगा कि आप अपने दुश्मन चुन सकते हैं पर अपने पड़ोसी नहीं। तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं किसी भी देश के लिए, नेबर कौन होगा आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका ज्योग्राफिकल है ये करते गिफ्टेड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एनिमी डिसाइड कर सकते हैं पर यू कैन नॉट चूज, यू कैन नॉट डिसाइड कि आपके नेबरिंग कंट्रीज कौन होंगे या आपके नेबर कौन हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। कोई भी कंट्री पावरफुल तभी बन सकता है कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इनर एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। अगर भारत स्टेबल कंट्री है, भारत पावरफुल कंट्री बनेगा तभी बन सकता है जब उसके नेबरिंग कंट्रीज में भी स्टेबिलिटी। उसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए है। यूएसए अपने नेबरिंग कंट्रीज को इतना तरीके से स्टेबल किया हुआ है कि उसका इम्पैक्ट उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कहीं पे नहीं पड़ता है। यही यूरोप में हम ब्रिटेन की बात करें,
तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे जियो पॉलिटिक्स में आप कहाँ स्टैंड करते हैं एज ए कंट्री, ये बहुत मायने रखता है। तो हम इस वीडियो में, ये वीडियो हमारे दो पार्ट में आएंगे। इन फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस वन इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उसके इंपॉर्टेंट इश्यूज और भारत आने वाले समय में उस पर क्या काम कर रहा है, एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो ये हमने अभी डिस्कशन किया रिगार्डिंग द मैप, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जब हम अगर इंडिया की लैंड बॉर्डर की हम बात करें, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की हम बात करें, तो अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वी नो दैट दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर, ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, लेकिन हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर शेयर होता है अराउंड 106 किलोमीटर। ओके, अगर हम चाइना की बात करें तो अराउंड 3488 किलोमीटर हम चाइना के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, हमारा जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है किसी भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, तो वो है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लैंड बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इंडिया म्यांमार, यहां भी देखिए इंडिया म्यांमार के साथ भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, 1600 किलोमीटर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाता समझने के लिए कि हमारा लैंड बॉर्डर किस किस कंट्रीज के साथ कितना और कैसा लैंड बॉर्डर है। अगर हम इजीली चाहे तो इस चीज को सील कर सकते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ करें तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना, द इनफिल्ट्रेशन रिगार्डिंग द पाकिस्तान एंड इन म्यांमार, बांग्लादेश। ये ऐसे कंट्रीज है जहां इनफिल्ट्रेशन और जो रिफ्यूजी वाला जो इश्यूज हमेशा बना रहता है, क्योंकि हम अपने बॉर्डर को सील नहीं कर सकते हैं, हाईली पोरस है, जिसके कारण इजी एक्सेसिबल मिल जाता है टू इंटर इनटू इंडिया एंड मेक लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। जैसे मणिपुर में ऐसा माना गया, जो इंटर रिपोर्ट्स आए हैं उसमें म्यांमार का बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या फॉरेन कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यू टू द हाईली पोरस बॉर्डर, जिसको लेकर भारत आने वाले समय में दे वांट टू सील देयर बॉर्डर्स। जहां पे म्यांमार के तो बॉर्डर्स के लगभग 80% वी सील्ड, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां पे इन्फिल्ट्रेशन होने का कारण यही है कि पोरस है, बॉर्डर सील नहीं कर पा रहे हैं, और उसी का हमें नतीजा जो हमें अंजाम भुगतना पड़ा था, पहलगाम अटैक। चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। नेपाल के साथ हमें पता बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं वहां बॉर्डर को हमने सील नहीं किया पर इजी एक्सेसिबल है। यही भूटान के साथ है। श्रीलंका के साथ हमेशा एक इश्यूज बना रहता रिगार्डिंग द रिफ्यूजी, क्योंकि कोस्ट लाइन बॉर्डर है तो इट्स वेरी टफ टू सील, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप सील नहीं कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द बॉर्डर्स। जब आप फॉरेन कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज को पढ़ते हैं तो पहले हमें भारत के ज्योग्राफी को समझना होगा इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द डिप्लोमेटिक्स और जियो पॉलिटिक्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जैसे चाइना, चाइना इज इंपॉर्टेंट वन। इसके हम सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पढ़ेंगे विथ इंडिया, द जियोग्राफिकल और इसका जियो पॉलिटिक्स इंपैक्ट। दूसरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। एवरी कंट्री के साथ हमारा ज्योग्राफी क्या है और उसका इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स। तभी हमें जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए हमें ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। चाइना के साथ हमारा ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है, कहां पे क्या डिस्प्यूट्स और उसका इंपैक्ट जियो पॉलिटिक्स पे। तब हमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स समझ में आएगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव समझ में आएगा, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग द अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, इन द लद्दाख एरियाज और वी कैन से द मिडिल सेक्टर। तो हम सबसे पहले आज चाइना पढ़ेंगे। जब हम चाइना की बात करते हैं, वी नो दैट इंडिया एंड चाइना हैविंग ए लॉन्ग एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन। अगर वर्ल्ड की कोई ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें चाइना के सिविलाइजेशन की हम भी बात करते हैं, और साथ साथ में भारत के भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं।
तो बोथ कंट्री हैव ए इंटरकनेक्शन रिगार्डिंग द सिविलाइजेशन। और जब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक सोवरेन कंट्री की बात करते हैं, इंडिया बिकेम ए सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1947। और लगभग उसी दौर में 1949 में चाइना बिकेम ए कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट। तब हम ऐसा कह सकते हैं भारत और चाइना का जो रिलेशन शुरू हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हेन वी बिकेम ए सॉवरेन कंट्री एंड चाइना बिकेम द कम्युनिस्ट स्टेट, हमारा रिलेशन शुरुआत के कुछ सालों तक बहुत अच्छा रहा। और उसी बीच में हमने इंपॉर्टेंट एक डील साइन किया, एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था पंसील, हिंदी चीनी भाई भाई। पंसील इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जहां पे माना जा रहा था कि आने वाले समय में इंडिया एंड चाइना विल रूल द वर्ल्ड विद दिस एग्रीमेंट। और उस पंसील एग्रीमेंट में यही बातचीत था, देयर इज नो इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल मैटर्स, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की गई, डिस्प्यूट्स को म्यूचुअली रिजॉल्व करने की बात की गई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की गई। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पंसील एग्रीमेंट। पंसील एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954। ये माना जा रहा था दिस विल बी इंपॉर्टेंट, और ये पंडित नेहरू का एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। आप कह सकते हैं दिस इज दिस आइडिया, जिसके पीछे बिहाइंड कोई था इंसान तो वो पंडित नेहरू थे। तो लॉन्ग प्रोग्रेसिव, बहुत आगे की सोच रखने वाले। लेकिन ये आगे कुछ सालों तक ही चल पाया। जब तिब्बत मैटर हुआ, दलाई लामा फ्लू फ्रॉम द तिब्बत, वहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट शुरू हो गया था। तिब्बत बुद्धिज्म एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बुद्धिज्म को लेकर बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो गया। तो दलाई लामा फ्लू फ्रॉम द तिब्बत और इंडिया गिवन द पॉलिटिकल असाइलम। और ये एक बहुत बड़ा माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में और हमारे हिस्ट्री में। दिस मूव इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जहां चाइना ने इसको बहुत एग्रेसिवली लिया, क्योंकि उसने कहा कि आपने पंसील एग्रीमेंट ब्रेक किया, क्योंकि उसमें था कि देयर इज नो इंटरफेरेंस इन रिगार्डिंग देयर इंटरनल मैटर्स। और उनका वो इंटरनल मैटर था, और इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम देके आपने पंसील को ब्रेक किया। और उसी का हमने परिणाम देखा द 1962 इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडो चाइना वार का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता था द तिब्बत इशू, दलाई लामा। और इंडो चाइना वार का क्या कंसिक्वेंसेस हुआ वो हमसे अच्छा कौन जान सकता। हमने देखा क्या हुआ, उसमें रिजल्ट क्या हुआ। इंडिया अगेन उनको लगा कि व्हाट वी हैव साइन इन द पंसील एग्रीमेंट और व्हाट वी हैव रिकॉग्नाइज चाइना एज ए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेंड एज ए नेबरिंग कंट्रीज, वो हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर था। तो जब हम चाइना का इतिहास देखते हैं, जब चाइना का ज्योग्राफी देखते हैं, तो हमें लगता है वी ऑलवेज वांट टू मेक पीस, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकता जब चाइना अगर उस चीज़ पे एक तरीके से आगे ना बढ़े। तो दिस इज द बैकग्राउंड रिगार्डिंग द इंडिया चाइना रिलेशंस डेवलप इन द बिगनिंग। उसके बाद रिलेशंस उसमें अच्छे नहीं हुए, एंड देयर ऑलवेज डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुरू से बना रहा। तिब्बत को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, लद्दाख को लेकर, एक्साई चीन को लेकर, ये इशूज हमेशा बना रहा। एंड चाइना नाउ प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, कैसे वो पूरे इंडिया को एक तरीके से इनसर्कल कर रहा है अंदर द न्यू पॉलिसी, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोला जाता है। तो हमें चाइना का जो इंपॉर्टेंट, अगर हम इश्यूज बोले, अगर चाइना इंडिया का इश्यूज की अगर हम डिस्कस करें, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। जैसे सबसे बड़ा तो इशू है बॉर्डर डिस्प्यूट। सेकेंड वन इज द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड द स्टेपल्ड वीजा। उसके बाद अगर हम देखते हैं रिवर डिस्प्यूट, BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एंड चाइना पाकिस्तान नेक्सस। These all are the important issues when we talk about India-China relation. इसलिए हमने पहले शुरुआती दौर में ज्योग्राफी समझा कि चाइना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और चाइना का क्या सिग्निफिकेंस है रिगार्डिंग आवर ज्योग्राफी। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करें तो अंडरस्टैंड द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इस बॉर्डर डिस्प्यूट समझने के लिए हमें पहले ज्योग्राफी और जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया और चाइना का, वो समझना पड़ेगा। कैसे? अगर हम इंडिया चाइना की बात करें,
we know that India-China border divided into three sectors: the western sector, middle sector, or eastern sector. And there are lots of disputes regarding the western or eastern sector. मिडिल सेक्टर माना जाता है कि इधर नो इतना ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है, तो ऑलवेज फोकस कौन रहता है? वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न सेक्टर। और जिसमें अक्साई चीन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जो आज के डेट में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है। शुरुआती दौर में भी व्हेन द डिवीजन, अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स को समझे, देयर सिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना इन 1914। और जहां तक इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और चाइना का बॉर्डर को एक तरीके से डिवाइड किया गया था, लेकिन उसको चाइना ने नहीं माना। वहीं से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आता, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन का यह कहना था इन 1863 कि जो अक्साई चीन है इज द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको चाइना नहीं मानती है। जॉनसन एक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, अक्साई चीन इज अ पार्ट ऑफ चाइना, जिसको भारत नहीं मानती है। ये डिस्प्यूट शुरू से बना हुआ रिगार्डिंग द वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें अक्साई चीन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। जब हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं, दिस वन विथ 2050 किलोमीटर बॉर्डर है। टू साइड्स डिफर ओवर बाउंड्री लाइन सेपरेट्स जम्मू एंड कश्मीर, और यहीं पे इनका इंपॉर्टेंट जिंगजियांग है, चाइना का। इस जिंगजियांग प्रोविंस, और यहीं पे अक्साई चीन है जिसको एक डिस्प्यूट बना हुआ है। फॉर दैट रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, तभी हमें जियो पॉलिटिक्स समझ में आएगा। तो जब हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं, इंडिया एक्यूजेस चाइना ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइंग अक्साई चीन and other parts of Ladakh region. 1962 war saw the fighting between two sides. So this is one of the important, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। और ये कितना है? लगभग 2160 किलोमीटर वेस्टर्न सेक्टर। दिस इज द अक्साई चीन, दिस वन इज द अक्साई चीन। मैंने कहा इसके लिए दो है, एक जॉनसन आए, जॉनसन लाइन, इन्होंने कहा कि अक्साई चीन भारत का है। और एक आए मैकडोनल्ड लाइन, मैकडोनल्ड आए, उन्होंने मैकडोनल्ड लाइन बनाया, उन्होंने कहा अक्साई चीन चाइना का, जिसको भारत नहीं मानती। तो दिस इज द अक्साई चीन, जिसको लेकर वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट बना है। और भी एरियाज थे, जैसे आपने गलवान वैली पढ़ा, वो भी डिस्प्यूट एरिया, पर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कुछ और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जैसे यहाँ पे एक सक्षम वैली है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है, जहां पे पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाइड किया हुआ था, एंड दिस इज गिवन टू द चाइना इन 1963। अब चाइना वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चीज कर रहा है, जिसको भारत ने बहुत स्ट्रांगली यूएनओ में भी सवाल उठाया, जो है सक्षम वैली। वैली कहां पे है? पीओके में। किसके कंट्रोल में था? पाकिस्तान के कंट्रोल में। किसे दे दिया गया? चाइना को दे दिया गया इन 1963। अब वहां पे जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उसको लेकर भारत कह रहा है दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे उठाया जा रहा है। एंड चाइना कैन नॉट मेक एनीथिंग इन दिस वैली बिकॉज दिस इज अ डिस्प्यूटेड एंड पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया। तो ये सारा चीज हमें समझना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न सेक्टर। तो मैंने आपको दिखाया था अक्साई चीन एंड दिस इज द सक्षम वैली। यहीं से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे भारत नहीं मानता है, क्योंकि अक्साई चीन इज पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि शुरू से डिस्प्यूट था, 1962 में एक तरीके से इसको इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना। ओके, जब हम बात करते हैं मिडिल सेक्टर की, मैंने बताया इन मिडिल सेक्टर देयर इज नो सच डिस्प्यूट्स। 625 किलोमीटर का एरिया है, 625 किलोमीटर उत्तराखंड वाला बेल्ट है, इसमें ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है, देयर इज नॉट मेनी डिसएग्रीमेंट, इसलिए ज्यादा आप चीज पे चर्चा नहीं देखते होंगे रिगार्डिंग द मिडिल सेक्टर। द मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इट कम्स अंडर द दिस वन, ईस्टर्न सेक्टर, जहां पे अरुणाचल प्रदेश है, एंड दिस ईस्टर्न सेक्टर इज अराउंड 1140 किलोमीटर लॉन्ग। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे चाइना का ये क्लेम है कि अरुणाचल इज द पार्ट ऑफ तिब्बत एंड तिब्बत इज नाउ द पार्ट ऑफ चाइना। इसको लेकर बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स चाइना खेलती है टू मेक प्रेशर ऑन इंडिया।
वो अपने ज्योग्राफिकल मैप निकालती है, अपने स्टैंडर्डाइजेशन मैप निकालती है, उसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाती है, दिस तिब्बत का हिस्सा। और यहां तक उन्होंने, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज कर दिया, नेम चेंज पॉलिसी, जिसको लेकर एस जयशंकर ने भी कहा था, दिस नेम चेंज पॉलिसी कैन नॉट चैलेंज द इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ इंडिया, पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। चाइना ने क्या किया, उसका नाम चेंज करके जेंगम रख दिया और बताया कि दिस जेंगम इज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत एंड साउथ तिब्बत इज द अंडर द प्रोविंस ऑफ जियांग। ओके, तो दिस ऑल आर द, उन्होंने नाम चेंज किया और इसका नाम रख दिया जेंगम। और उनका क्लेम था दिस जेंगम इज द पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, साउथ तिब्बत, एंड साउथ तिब्बत इज द अंडर द जियांग प्रोविंस। तो दिस गेम नेम चेंज, दिस नेम और जो चेंज करने का पॉलिसी है वो इंडिया पे इंप्लीमेंट कर रही है चाइना टू मेक प्रेशर। तो दिस ईस्टर्न सेक्टर जहां मैकमोहन लाइन की हम बात करते हैं इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जहां पे ये इशू बना हुआ है इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका इंपैक्ट जियोपॉलिटिक्स। इसलिए मैंने शुरुआती में भी फिर से कह रहा हूं, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब भारत का इस पे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइना और जियोपॉलिटिक्स, इसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में है। अब चाइना प्रेशर कर रही है, जैसे चाइना स्टार्ट यूजिंग द जियोपॉलिटिक्स, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेकर आया BRI। पहले उसका नाम था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बाद में उसका नाम चेंज करके बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया गया। द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस ऑल आर कम्स अंडर द बॉर्डर ज्योग्राफी एंड द डिस्प्यूट्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमने अभी एक्साइज चीन वाला एरियाज पूरा समझा। अब कुछ चीज है जो हमें भी यहां पे समझना है। अब जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं इन दिस बॉर्डर डिस्प्यूट, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं इन इंडिया चाइना, अब चाइना क्या कर रही है, चाइना वांट टू प्रेशर, जो मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट किया, चेंज द नेम, चेंज द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये एक जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा है कि और भी जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और धीरे धीरे चाइना इंडिया को इंसर्कल करना चाहती है, मेकिंग सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर BRI, जिसका और जो उसका जो आने वाले कंसिक्वेंसेस थे, वन डेप ट्रैप पॉलिसी, जो श्रीलंका के ऊपर असर होता, वी नो दैट इन द फाइनेंशियल क्राइसिस 2022, इसी बेल्ट डेप पॉलिसी के कारण, वन डेप ट्रैप पॉलिसी के कारण, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी का असर हमने श्रीलंका में देखा था। हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पे देना, द सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, एंड लास्ट में उनका जो फिनेंशियल क्राइसिस हुआ, द शॉर्ट टर्म पेमेंट क्राइसिस हुआ, जिसको लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस श्रीलंका में आया। यही चीज इंपैक्ट हम म्यांमार में देख रहे हैं। तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स चाइना यूज कर रही है इन द इंडियन ओशियन एज वेल, जितने नेबरिंग कंट्रीज है भारत के उसके साथ, टू इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आता है द इंपॉर्टेंट वन, द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, एक तरीके से आप कह सकते हैं मिलिटराइज पॉलिसी ऑफ चाइना, जो इंडिया को एक तरीके से पूरा इंसर्कल किया रहा है। पोर्ट्स लाइक ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, बांग्लादेश में पोर्ट, म्यांमार में पोर्ट, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन टू काउंटर इंडिया, और जियोपॉलिटिक्स में प्रेशर देना चाहती है भारत पे। आने वाले समय में एनी टाइम एनी क्राइसिस अकर बिटवीन टू कंट्रीज, इसका असर हमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स में देखेंगे। अगर हम इसको ज्योग्राफी मैप के थ्रू देखें, दिस वन इज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये देखिए, मैंने भी बताया ग्वादर पोर्ट, बांग्लादेश में चिटागांग पोर्ट, म्यांमार में सिटवी पोर्ट, उसके बाद श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट। तो दिस ऑल आर ट्राई टू इंसर्कल इंडिया,
ट्राई टू इंसर्कल इंडिया इन इंडियन ओशियन। ये जियो पॉलिटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिस्प्यूट्स को किस एंगल में किस तरीके से ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसको काउंटर करने के लिए भारत ने नेकलेस नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी अपनाया। जहां जहां पे उनके स्ट्रिंग्स है, जो जो इनको इंपॉर्टेंट पल्स है इन द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, भारत वहां पे ही अपने इंपॉर्टेंट नेकलेस ऑफ डायमंड सेटअप कर रही है। तो कहने का मतलब, तो टू काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इंडिया हैविंग ए न्यू इंपॉर्टेंट पॉलिसी नोन एज द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। जैसे इस ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए ईरान में भारत ने चाबहार पोर्ट लिया। हम्बनटोटा पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत ने यहां पे श्री पिदुतला या कोलंबो पोर्ट बोल सकते हैं आप इसको, यहां पे लिया। म्यांमार में काउंटर करने के लिए काइकोपू पोर्ट लिया। यहां पे सिंगापुर नेवल बेस में लिया। तो दिस ऑल आर, यहां पे मोंगला पोर्ट लिया इन द बांग्लादेश। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चाइना क्या कर रही है, भारत उसको कैसे काउंटर कर रही है। नॉट नेकलेस डायमंड स्ट्रेटेजी, भारत और भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अगर सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू, अगर सागर विजन के थ्रू भारत चाइना को काउंटर कर रही है इन द साउथ चाइना सी एज वेल एज इंडियन ओशियन। तो टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी और उसका इंपैक्ट जियो पॉलिटिक्स में। अब भारत के लिए जो सबसे बड़ा भी चैलेंज बना हुआ है द सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसलिए माना जाता है कि भारत को जब ये ऑफर हुआ था टू ज्वाइन द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, भारत ने क्लियर किया था इफ यू वांट दैट इंडिया बिकम ए मेंबर, वो तभी हो सकता है कि क्लियर योर स्टैंड रिगार्डिंग द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो वहां पे सीपेक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे वो रिमूव किया जाए, क्योंकि वो अभी तक इलीगल एरिया है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया। अगर वो स्टैंड क्लियर नहीं होगा तो इंडिया नेवर बिकेम द मेंबर ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ब्रिक्स में भी जाकर बहुत बार ट्राई किया चाइना ने कि भारत उसका मेंबर बने, तो भारत का ये स्टैंड क्लियर था। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और आने वाले समय में माना जा रहा है जो पाकिस्तान का क्राइसिस होगा उसमें सीपेक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये सीपेक क्या है, थोड़ा सा हम इसको भी मैप से समझते हैं। दिस इज द सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $57 बिलियन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पाकिस्तान टू चाइना फार वेस्ट जिंगजियांग डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा था ना ये दिस इज वन। और एक दिन मैंने ईरान वाले इश्यूज में भी आपको समझाया था कि नाउ वाई चाइना और ईरान का रिलेशंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो चाबहार पोर्ट लेना चाहती है। चाबहार पोर्ट से कनेक्ट ग्वादर पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट थ्रू दे कैन इजिली एक्सेस टू द चाइना। और जो स्टेट ऑफ मलक्का और जो मलक्का डायलेमा है चाइना के लिए, उसको बड़ा अच्छे से रिमूव किया जा सके। जो साउथ चाइना सी में अगर कोई टेंशन क्रिएट होता है उसको काउंटर किया जाए। तो दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो फॉर दैट रीजन ये सारा चीज हमें समझना चाहिए कि वाई दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट चैलेंज है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट चैलेंज है। क्योंकि ये कॉरिडोर भारत के ऊपर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है। इट्स टोटली चैलेंज द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज सॉवरेनिटी। क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये एक इलीगल चीज है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया। नेवर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कैन बी अकर। और चाइना ये चीज जानता था, तब भी दे वांट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि चाइना पता है कि इंडिया और चाइना का हमेशा एक बॉर्डर डिस्प्यूट बना रहा है। वो प्रेशर देना चाहता है थ्रू अरुणाचल प्रदेश पे, अक्साई चीन पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी। तभी हमें इंटरनेशनल रिलेशन में जो नेबरिंग डिस्प्यूट है तब समझ में आएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये देखिए यही है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, द इंपॉर्टेंट वन, चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट। This project
कैन मेक चाइना ए सुपर पावरफुल कंट्री और बिकेम ए जीरो। अगर ये प्रोजेक्ट, ये प्लान इकोनॉमी इसका हिट कर जाता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो आने वाले समय में चाइना इज अनटचेबल। कोई देश, कोई भी बड़ी कंट्री इसको कुछ नहीं कर सकती, इतना पावरफुल हो जाएगा। इफ फेल तो चाइना इज जीरो। लेकिन आज के डेट में दिस बेल्ट रोड इनिशिएटिव इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर यूएसए भी इसको टारगेट कर रही है थ्रू आईमेक, थ्रू एशिया पाइवट पॉलिसी, थ्रू ब्लू डॉट नेटवर्क। ऐसे पॉलिसीज है जिससे यूएसए टारगेट कर रही है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। एंड दिस इज वन द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। एक समय इंडिया इसका मेंबर था, मैंने आपको बताया ना, BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, ये भी हम पढ़ेंगे। इसी कॉरिडोर का एक BRI का पार्ट था, लेकिन तो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया चाइना रिगार्डिंग द CPEC, इंडिया ने अपना नाम ले लिया। इसलिए आप देख रहे होंगे कोलकाता से द इंपॉर्टेंट चाइना म्यांमार कॉरिडोर इज ऑल्सो शोइंग द BRI। एंड दिस इज द बेल्ट रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट वन है। तो फॉर दैट रीजन चाइना हमारे लिए क्यों इतना था, मैंने आपको हर चीज समझाया था। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जियो पॉलिटिक्स में। ऐसे करके हमें हर कंट्रीज के इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स बन रहे हैं। चाइना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने सबसे पहले इसे पिक किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट म्यांमार, बांग्लादेश, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका जियो पॉलिटिक्स, और चाइना का, चाइना वहां पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, होल अबाउट द जियो पॉलिटिक्स। तो ऐसे करके चीजें आप पढ़िएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, एंड टू अंडरस्टैंड द इंडियाज बॉर्डर ज्योग्राफी, तो आपको जियो पॉलिटिक्स बहुत आसानी से समझ में आएगा। और मैंने आपको हर चीज थ्रू मैप समझाया। ओके, तो चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें बॉर्डर डिस्प्यूट समझना था, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द इंपॉर्टेंट, जो मैंने 2 कंट्रीज लिया। तो तब तक आप अच्छे से पढ़िए टू रिवाइज दिस टाइप ऑफ एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। मेंस में अगर ये सारे आप कंसेप्ट समझ गए इंटरनेशनल रिलेशंस, इट इज वेरी इजी टू राइट एन आंसर, क्योंकि आपको कंसेप्ट आपके पास है, कंटेंट आपके पास है। इस बार का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो मालदीव्स में अगर आप सारे एरियाज को समझे हुए कि क्यों मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, तो आप बहुत अच्छे से मालदीव्स के आंसर को लिख सकते थे इफ यू आर फेसिंग मेंस, या अगर आप मेंस लिख रहे होंगे तब। तो टू अंडरस्टैंड, टू डीप नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट ऐसे ही आता है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशन, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ज्योग्राफी को जियो पॉलिटिक्स के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दिस एक्सटेंशन, इसी का आगे पार्ट हम पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।